अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बेटा जिस तरह के क्लास 9th में भी चैप्टर नंबर 4 स्टोइकियोमेट्री के बारे में था, इसी तरह क्लास 10th में भी चैप्टर नंबर 15 जो है वो स्टोइकियोमेट्री के बारे में है। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद चीजें रिपीट होंगी, तो नहीं। 9th क्लास में स्टोइकियोमेट्री में अलग चीजें थी और यहाँ पर क्लास 10th में स्टोइकियोमेट्री की बिल्कुल अलहदा से चीजें, यानी बिल्कुल अलग है। तो मेरा बच्चा क्लास 9th में भी आप सबको सबसे ज्यादा मुश्किल इसी चैप्टर में स्टोइकियोमेट्री में आई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं साल के आगाज में ही आपको क्लास 10th का जो स्टोइकियोमेट्री है उसकी तमाम वीडियोस मैं आपको दे दूं, ताकि आप लोग पूरा साल उसके अच्छे से प्रैक्टिस करो और बोर्ड तक बड़े अच्छे तरीके से आप रवा हो जाए। ठीक है, तो जनाब आगाज करते हैं चैप्टर नंबर 15 का, स्टोइकियोमेट्री का। अच्छा, अब पुत्र जी इस पूरी वीडियो में मैं आपको स्टोइकियोमेट्री चैप्टर के टॉपिक नंबर 15.1 जिसका नाम मोलर वॉल्यूम है, मैं ना सिर्फ इसके ये दो पैराग्राफ्स की आपको बाकायदा मरकजी ख्याल, सेंट्रल आइडिया या तशरीह, वो दोनों चीजों के अलावा मेरा पुत्र इसी वीडियो में आपको मोलर वॉल्यूम क्या है हम ये सीखेंगे। इसी वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 15.1 भी करने वाले हैं, इसी वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 15.2 भी करने लगे हैं और इसी वीडियो में एग्जांपल नंबर 15.3 को भी आपको करवाया जाएगा। और तो और इस वीडियो में आपको मैं मोलर वॉल्यूम टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं आपको पुत्र मैं वो भी करवा दूंगा, और तो और मोलर वॉल्यूम के से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी हम इसी वीडियो में करने वाले हैं, और तो और जनाब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि मोलर वॉल्यूम की हैं तो वो भी इसी वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो जनाब ये वीडियो फुल पैकेज बनने वाली है मोलर वॉल्यूम का। ठीक है, तो मोलर वॉल्यूम यानी अगर जो बच्चा ये वाली वीडियो पूरी एंड तक देख लेगा उसको मोलर वॉल्यूम ना सिर्फ याद होने वाला है, वो मोलर वॉल्यूम उसकी आत्मा में रच बस जाएगा। डन हो गया। और पुत्र जब कोई टॉपिक आपकी आत्मा में रच बस जाए तो वो वाला टॉपिक आपको फिर याद करने की जरूरत नहीं रहती। वो टॉपिक जिस तरह आत्मा आपकी सारे काम करती है उसी तरह पेपर में भी आपकी आत्मा जो है वो आपको मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस का आसानी से आंसर दिला देगी। तो आइए जनाब चलते हैं। और हाँ, मैं इस वीडियो में कोई लंबी चौड़ी कोई तमहीद कोई कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ किताब समझाने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ किताब समझाने वाला हूँ। और अच्छा भाई, मैं ये भी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में लेवल वो रखा जाए कि हर बच्चे को समझ में आए, जिसका इंटेलिजेंस क्वोशेंट आईक्यू है या नहीं है वो भी बच्चा मेरे से पढ़ते हुए ये महसूस करे कि जनाब मुझे समझ आ रही है। ले जनाब, हमारा जो टॉपिक है जी हमारा मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, डन, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो जनाब अली मोलर वॉल्यूम हम लोगों ने लिख लिया है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। मेरा बेटा लफ्ज वॉल्यूम का क्या मतलब है? लफ्ज वॉल्यूम का मतलब है कि कोई शय कितनी जगह घेरती है। डन, कोई शय कितनी जगह घेरती है, तो वॉल्यूम का मतलब है घेरी हुई जगह। डन, घेरी हुई जगह। अच्छा, अब मेरा एक कजन है वो बहुत ही मोटा है, तो वो जब भी बैठता है किसी सोफे पर या गाड़ी के अंदर तो पुत्र उसका वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि वो बहुत ज्यादा जगह घेर लेता है क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा है। और जिस चीज का वॉल्यूम कम होगा उसने कम जगह घेरी हुई। तो मेरा पुत्र वॉल्यूम का लफ्जी मतलब क्या है? घेरी हुई जगह। डन, घेरी हुई जगह। अच्छा, अब ये हमने गैस की सेंस में वॉल्यूम को देखना है। ठीक है, किसकी सेंस में? गैस की सेंस में। अब पुत्र फर्ज करें कि मेरे हाथ में एक बैलून है। डन, ये बैलून है जनाब, तो ये बैलून को मैंने यहां पर टाइप किया हुआ है, तो ये बैलून है। डन। अब मेरा बच्चा बैलून के अंदर है गैस। बैलून के अंदर क्या है? गैस। अब ये बैलून की जो वॉल है वो गैस पर प्रेशर लगा रही है। बैलून की जो वॉल है वो गैस पर प्रेशर तो मेरा बेटा ये वॉल प्रेशर लगा रही है। अच्छा, जिस चीज के अंदर गैस होगी उसको आपने कंटेनर कह देना। क्या कह देना? कंटेनर। डन हो गया। अच्छा, कंटेनर प्रेशर लगा रही है अंदर को, तो कंटेनर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। डन, कंटेनर प्रेशर को एग्जर्ट कर रहा है अंदर को, और गैस अंदर मौजूद है, तो गैस के पार्टिकल जनाब अंदर मौजूद हैं। क्लियर हो गया? अब मेरा बेटा हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा कि जब हम किसी गैस को गर्म करते हैं तो वो गैस एक्सपेंशन करती है। ठीक है, गैस कहती है मैं बाहर निकलना है, मैंने बाहर कढो, मैंने बाहर कढो, मैंने बाहर कढो। क्यों? मेरा टेम्परेचर बढ़ाई जा रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने की कोशिश करती है। उसने जो जगह घेरी हुई हो, ये अंदर जो जगह घेरी हुई थी ये गैस का वॉल्यूम था, तो जनाब टेम्परेचर बढ़ाने से जो गैस है वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने की कोशिश करती है। लेकिन अगर ऊपर से आपने क्या दिया हुआ है? प्रेशर, यानी कंटेनर अगर बंद है तो कंटेनर प्रेशर लगाकर उसको
अंदर की जानिब रखेगा। डन। कंटेनर जो है वो प्रेशर लगाकर उसको अंदर की जानिब रखेगा। क्लियर हो गया? तो समझ गए होंगे कि प्रेशर क्या है जो कंटेनर की दीवारें गैस पे लगाती हैं। डन। और वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम वो है जो गैस ने कंटेनर के अंदर जो जगह घेरी हुई है, जो जगह घेरी हुई है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मेरा बेटा, अगर मैं फॉर एग्जांपल, चलो अब एक मैं नया कंटेनर लेने लगा हूं, ये मेरे पास एक और कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर जो ढक्कन है वो मूवेबल है। ठीक है, ये जो ढक्कन मैं लगा रहा हूं, ये ढक्कन ऊपर नीचे हो सकता है। क्लियर है? अब अगर मैं इस कंटेनर के अंदर पुत्र गैस ले लेता हूं और इस कंटेनर के टेम्परेचर को अगर मैं राइज करूं, अगर मैं टेम्परेचर को मैं बढ़ाऊं तो क्या होगा पुत्र? ये गैस एक्सपैंड करेगी और ये गैस ने वॉल्यूम घेरा हुआ है, तो क्या होगा? ये गैस एक्सपैंड करेगी और जितना एक्सपैंड करेगी तो मेरा पुत्र, इस ढक्कन को पिस्टन कहते हैं। ढक्कन को क्या कहते हैं? पिस्टन। मूवेबल पिस्टन था, ये पिस्टन ऊपर को मूव होगा। समझ आ गई? पिस्टन ऊपर को मूव होगा। और अगर मैं टेम्परेचर को घटाऊंगा तो पुत्र गैस सुखड़ेगी और पिस्टन नीचे को मूव होगी। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर कोई प्रेशर रख दूं, मैं कोई वेट रख दूं, इसके ऊपर प्रेशर लगाऊं, तो प्रेशर से भी पिस्टन नीचे को आएगा। तो अब आप समझ गए हो कि कंटेनर की जो वॉल है वो गैस के ऊपर प्रेशर लगा रही है और वो प्रेशर से गैस नीचे को दबेगी, गैस नीचे को दबेगी। तो पता ये लगा कि प्रेशर जो गैस पर हम लगा रहे हो, उस प्रेशर से वॉल्यूम में तब्दीलियां आती हैं भाई, प्रेशर से वॉल्यूम में तब्दीलियां आती हैं। क्लियर हो गया? तो वर्ड प्रेशर भी मेरे बच्चे समझ गए हैं कि प्रेशर एक्सटर्नल है जो हम गैस पर लगाने वाले हैं, और वॉल्यूम वो जगह है जो गैस ने कंटेनर के अंदर घेरी हुई, जो गैस ने कंटेनर के अंदर घेरी हुई, ये वॉल्यूम की बात हो रही। अब आ जाओ जनाब, मोलर वॉल्यूम का बाकायदा जो है वो आगाज करने लगे। हमने प्रेशर और वॉल्यूम के लफ्जी मतलब जो है वो सीख ली है। डन हो गया? ले जी, तो वॉल्यूम का मीनिंग डन है। अब पॉइंट नंबर 1 बेटा, इस वाले पैराग्राफ में, ये ऊपर वाले पैराग्राफ में जो मोलर वॉल्यूम टॉपिक है, इसका जो पॉइंट 1 है, ठीक है, पॉइंट 1 ये है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है ना, जो वॉल्यूम ऑफ गैस है, गैस ने जो जगह घेरी होती है, ये आप चेंज कर सकते हो। इट कैन बी चेंज्ड, इट कैन बी चेंज्ड विद प्रेशर। आप प्रेशर बढ़ाओगे तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, आप प्रेशर ज्यादा करोगे तो इसका वॉल्यूम कम, और प्रेशर घटाओगे तो इसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको यह भी कहा था कि इट ऑल्सो चेंजेस विद टेम्परेचर, ऑल्सो चेंजेस विद टेम्परेचर, ऑल्सो चेंजेस विद टेम्परेचर। तो पुत्र जी, ये टेम्परेचर से भी चेंज होता है। जैसा कि मैंने आपको ये पीछे जो मैं एग्जांपल दे रहा था कि अगर ये मेरे पास कंटेनर है और मैं इसके ऊपर प्रेशर, यानी ये वाला प्रेशर मैं कांस्टेंट रखूं, तो मेरा बच्चा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो गैस एक्सपैंड करेगी, और एक्सपैंड करेगी तो पिस्टन ऊपर को मूव होगा। तो पता ये लगा कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है, वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी चेंज्ड विद प्रेशर, एंड वॉल्यूम ऑफ गैस कैन ऑल्सो बी चेंज्ड विद द चेंज विद इन टेम्परेचर। अगर प्रेशर में चेंजेस करोगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम सुखड़ेगा, प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम दोबारा नॉर्मल हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो गैस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, और टेम्परेचर ठंडा करोगे तो हर चीज ठंडा करने पर सुखड़ती है, वो गैस दोबारा श्रिंक हो जाएगी। तो पॉइंट 1 यही है। तो आइए पढ़ते हैं। कहता है जनाब, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस वेरीज विद चेंजेस इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये पहला पॉइंट हमने याद कर लिया कि वॉल्यूम ऑफ गैस वेरीज विद, वॉल्यूम ऑफ गैस चेंजेस विद, वर्ड वेरीज का मतलब चेंजेस, वॉल्यूम ऑफ गैस चेंजेस विद द चेंज इन प्रेशर, डन, एंड ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ गैस चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर क्या चेंज करें तो तब भी वॉल्यूम ऑफ गैस चेंज होता है, प्रेशर को चेंज करें तब भी वॉल्यूम ऑफ गैस चेंज होता है। क्लियर हो गया? अब पॉइंट 2, मेरा बच्चा, अगर मुझे कंपैरिजन करना हो, ये शर्त लगा रहा हूं, टू कंपेयर व्हाट, वॉल्यूम्स ऑफ टू गैसेस। अगर मेरे पास 2 गैसेस हैं और मैं उनके वॉल्यूम्स को कंपेयर करने लगा हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लास में अगर 2 अदद बच्चे हैं, मेरे पास क्लास में 2 अदद बच्चे हैं, एक ये वाला बच्चा है और मेरे पास एक ये वाला बच्चा है। डन। अब मुझे अगर इन दोनों बच्चों को कंपेयर करना है, इन दोनों बच्चों को क्या करना बेटा, कंपेयर करना है, तो मेरे बच्चों, मैं कंपैरिजन के दौरान ये माइंड में मुझे रखना चाहिए, मैं एक टीचर हूं ना, मुझे माइंड में रखना चाहिए कि ये किस माहौल से आता है
और ये वाला बच्चा किस माहौल से आता है। इस वाले बच्चे के हालात कैसे हैं, पैसों के हवाले से, माँ बाप के हवाले से, फैमिली वाइज इस बच्चे के हालात कैसे हैं, और इस बच्चे के हालात फैमिली वाइज क्या हैं। मेरा बेटा, मैं इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखकर दो बच्चों को कंपेयर करूंगा। देखो ना, एक बच्चा अगर फैमिली वाइज स्ट्रांग है, उस पर जिंदगी के प्रेशर कम है, और वो बच्चा, उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, तो वो बच्चा डिफरेंट होगा उस बच्चे से जिसकी जिंदगी में प्रेशर बहुत ज्यादा है, और वो बेचारा पढ़ने तो आता है सुबह स्कूल, उसके बाद शाम को वो मजदूरी करता है, मेहनत करता है, उसके घर के हालात नहीं ठीक। तो इन दोनों बच्चों को कंपेयर करने से पहले कि ये ज्यादा पढ़ने वाला है और ये पढ़ता है या नहीं पढ़ता, ये क्यों नहीं पढ़ता, इन दोनों का कंपैरिजन करने से पहले मुझे इन दोनों का बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। इसी तरह अगर मुझे कंपैरिजन करना हो कि दो गैसेस के वॉल्यूम्स को कंपेयर करना हो, गॉट इट, उनकी कंडीशंस के बारे में जानना होगा। जिस तरह जो मैंने इनके हालात और वाकयात बताए कि इसके हालात क्या हैं और इसके हालात क्या हैं, तो ये कौन सी कंडीशंस में है, ये कौन सी कंडीशंस में, मुझे ये जानना होगा। तो मेरा बच्चा, अगर मैं एक सेहतमंद घर, यानी अगर मैं एक सेहतमंद फैमिली के बच्चे को मैं एक ब्रोकन फैमिली से कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उन दोनों के जो हालात हैं, उन दोनों के जो कंडीशंस हैं, वो स्टैंडर्ड नहीं है। कंपैरिजन सिर्फ उन दो लोगों में होगा, कंपैरिजन सिर्फ उन दो लोगों में होगा, उन दो बच्चों में मैं कर सकता हूं जिनकी जो कंडीशंस हैं, जिनकी क्या हो, जिनकी जो कंडीशंस हैं वो स्टैंडर्ड हो। क्या हो मेरा बेटा? स्टैंडर्ड। तो मेरा बच्चा, स्टैंडर्ड कंडीशंस वाले बच्चों का मैं आपस में कंपैरिजन करता हुआ अच्छा लगूंगा। एक बच्चा बहुत ही कमजोर है बॉडी वाइज और एक बच्चा बड़ा हेल्दी है, तो अगर दोनों रेस लड़ने जा रहे हैं तो इन दोनों का कंपैरिजन बनता ही नहीं बेटा। इसी तरह जब रेसलिंग या बॉक्सिंग मैच होता है, तो जो रेसलर्स होते हैं उनके वजन इक्वल रखने की कोशिश की जाती है, उनकी हेल्थ फिटनेस सेम करने की कोशिश की जाती है, तब जाकर आप उनका कंपैरिजन करते हो कि कौन सा बॉक्सर अच्छा है और कौन सा रेसलर अच्छा है। क्लियर हो गया? तो बच्चों, इसी तरह जब हम दो गैसेस के वॉल्यूम्स को कंपेयर करते हैं, तो उसके लिए यह जरूरी होता है कि हम उनकी जो कंडीशंस हैं, हम गैसेस की जो कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को स्टैंडर्ड कर दें। स्टैंडर्ड मतलब कि दोनों की कंडीशंस एक जैसी होनी चाहिए। अच्छा, अब गैस को दो चीजों से फर्क पड़ता है। पहली कंडीशन जनाब क्या है? टेम्परेचर से फर्क पड़ता है, और दूसरी कंडीशन यह है कि गैस को प्रेशर से फर्क पड़ता है। तो जब भी हमें दो गैसेस के वॉल्यूम्स को आपस में कंपेयर करना है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उन दो गैसेस के टेम्परेचर और प्रेशर को सेम कर दें। डन? जिस तरह दो पहलवानों का मुकाबला है तो पहलवान दोनों जोड़ के होने चाहिए, इसी तरह दो गैसेस आपस में जोड़ की कब बनेंगी? जब हम उन्हें स्टैंडर्ड कंडीशंस देंगे। और स्टैंडर्ड कंडीशंस कब होंगी? जब उनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, अब गैसेस के वॉल्यूम्स को कंपेयर करने के लिए जो स्टैंडर्ड कंडीशंस दी जाती हैं, उसको आरटीपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? आरटीपी। अच्छा, आरटीपी की जो फुल फॉर्म है वो है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर, आरटीपी की फुल फॉर्म क्या है? रूम टेम्परेचर प्रेशर। रूम टेम्परेचर प्रेशर। और आरटीपी में अगर कोई पूछे कि बेटा व्हाट इज आरटीपी, कहना जी आरटीपी फुल फॉर्म इज रूम टेम्परेचर प्रेशर, इन विच आरटीपी में एक टेम्परेचर है और दूसरा क्या है जनाब? प्रेशर है। डन? तो टेम्परेचर कितना रखना है? टेम्परेचर रखना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो बराबर है 298.15 केल्विन के। डन? रूम टेम्परेचर प्रेशर में टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड के केल्विन स्केल में रीडिंग क्या आती है? 298.15। 298.15। जबकि प्रेशर बराबर होना चाहिए किसके भाई? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम को क्या बोलोगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल है? ये इक्वल है 760 टॉर्स के। 760 टॉर्स के। क्लियर हो गया? तो जनाब अब ये याद रखिएगा। चलो जी, दोबारा सुन लें। दो गैसेस के वॉल्यूम्स को कंपेयर करने के लिए जरूरी है कि दोनों गैसेस को स्टैंडर्ड कंडीशंस दी जाएं, टेम्परेचर और प्रेशर की। दोनों गैसेस का वॉल्यूम कंपेयर करने के लिए दोनों की कंडीशन सेम होनी चाहिए, और कंडीशंस में दो चीजें आती हैं, एक टेम्परेचर, एक प्रेशर। तो जब हम दो गैसेस को आपस में कंपेयर करने लगते हैं, तो हम हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशंस आरटीपी के अकॉर्डिंग लेते हैं। आरटीपी का फुल फॉर्म है रूम टेम्परेचर प्रेशर। रूम टेम्परेचर प्रेशर, और रूम टेम्परेचर प्रेशर में टेम्परेचर आता है
25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि इक्वल है 298.15 केल्विन के, और प्रेशर आता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जिसको क्या बोलते हैं 760 टॉर। मतलब ये टॉर अलग से मेजरमेंट स्केल है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग से है। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? अब ये याद रखिए कि आरटीपी इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी के स्पेलिंग क्या होंगे यार? एक तो मुझे स्पेलिंग की सख्त प्रॉब्लम हुई थी। चलो बस ठीक है, नेसेसरी फॉर, ये लो, नेसेसरी फॉर द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस की मेजरमेंट के लिए आरटीपी जरूरी है। कंपेयरिंग ऑफ या कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू गैसेस के लिए बहुत जरूरी है कि गैस किस पर हो, रूम टेम्परेचर प्रेशर पर। चलो जरा, तो पॉइंट 1 क्या था? द वॉल्यूम ऑफ अ गैस वेरीज विद द चेंजेस इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। लो जी, पॉइंट 2 क्या था? In order to compare the volumes of the occupied by different gases, we must adopt a set of standard conditions। देखा, उन दोनों की कंडीशन सेम होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए। भाई किसकी? टेम्परेचर और प्रेशर की स्टैंडर्ड कंडीशंस होनी चाहिए। अच्छा, वो क्या है भाई? वो है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसका एब्रीविएशन क्या है? आरटीपी। इसके अकॉर्डिंग 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, जो कि केल्विन में कितना बनता है? 298.15 केल्विन, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, जो कि 760 टॉर्स बनते हैं। तो ये है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर, और ये बहुत जरूरी है फॉर द मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट रूम टेम्परेचर्स। अब मेरा बच्चा नेक्स्ट पॉइंट डन, ये मैं रख रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना। डन, लॉजिक। अब मेरा बच्चा, अब स्टार्ट हुआ है असल मोलर वॉल्यूम, अब शुरू हुआ जी। अगर कोई पूछे व्हाट इज मोलर वॉल्यूम, इसकी डेफिनेशन बताओ, तो मेरे बच्चों ने बताना है कि जनाब 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस हो, कोई भी गैस हो, यहां पर ऑल लिख रहा हूं मैं, यानी एनी गैस, कोई भी गैस हो, एनी भी कर लो, कोई भी आप गैस का 1 मोल लेते हैं, तो वो 1 मोल ऑफ गैस, शर्त यह है कि वो किस पर हो? एट आरटीपी हो। 1 मोल ऑफ किसी भी गैस का 1 मोल अगर रूम टेम्परेचर प्रेशर, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर वो गैस मौजूद है, तो वो हमेशा 24 डेसीमीटर क्यूब ही वॉल्यूम घेरेगी। तो मेरा बच्चा, जिस तरह मेरा वजन किलोग्रामों में और मैं 100 किलो का हूं, इसी तरह जो वॉल्यूम का यूनिट है वो है डेसीमीटर क्यूब। क्या है? डेसीमीटर क्यूब। तो ये जो मैंने लिखा है डीएम क्यूब, ये है डेसीमीटर क्यूब। तो याद रहे कि 1 मोल ऑफ गैस, किसी भी गैस की 1 मोल जो मिकदार है, वो रूम टेम्परेचर प्रेशर पर वो हमेशा 24 डेसीमीटर क्यूब ही जगह घेरेगी। ये याद रखना है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोलर वॉल्यूम। कम ऑन जी, what define molar volume? It is defined as 1 mole of gas, any gas at room temperature pressure always occupies मतलब का, occupies लफ्ज का मतलब है घेरना। वो जो जगह घेरती है, वो जगह किसके इक्वल है? 24 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल है। तो मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन हमें याद होगी कि जनाब, कोई भी किसी भी गैस का 1 मोल आरटीपी पर 24 डेसीमीटर क्यूब जो है वो जगह घेरती है। डन, सो दिस इज इसका वॉल्यूम है। ओके, अब ये याद रखिएगा, ये हर गैस के बारे में है। अब मेरा बच्चा, एक और शॉर्ट क्वेश्चन है कि 1 मोल और एवोगाड्रो नंबर का, सॉरी, मोलर वॉल्यूम का और एवोगाड्रो नंबर का आपस में क्या ताल्लुक है? लो जी, मोलर वॉल्यूम एंड एवोगाड्रो नंबर का आपस में क्या ताल्लुक है? और ये वाला क्वेश्चन मैंने शॉर्ट क्वेश्चन से पुत्र जी लिया है। एवोगाड्रो नंबर, मोलर वॉल्यूम और एवोगाड्रो नंबर का क्या ताल्लुक है? तो ये देखो, ये यहां पर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इधर आ गया जी। ये हाउ डज दी मोलर वॉल्यूम रिलेट टू एवोगाड्रोस लॉ? तो मेरे बच्चों, हमारे बुक के इस पैराग्राफ में एक और लाइन है, और वो लाइन ये है, आप सबको पता है कि तमाम चीजों के 1 मोल में, तमाम चीजों के 1 मोल क्वांटिटी में हमेशा एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर के पार्टिकल्स होते हैं। और अब हमें पता लग गया है कि अगर वो गैस है पुत्र, क्या है मेरा बच्चा? गैस। तो हर गैस, एवरी गैस, यहां पर मैं एवरी का वर्ड यूज करने लगा हूं, एवरी गैस इन 1 मोल कंटेन्स एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि ये भी सेम हो गए। और इन सब का जो वॉल्यूम है
वो भी सेम है, और वो क्या है, वो है मोलर वॉल्यूम। वो क्या है बेटा, मोलर वॉल्यूम के इक्वल है हर गैस का। दूसरे लफ्जों में किसी भी गैस के 1 मोल में 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होंगे, मतलब मॉलिक्यूल्स वगैरह पार्टिकल्स होंगे, जिसका मोलर वॉल्यूम अगर मैं देखूं तो वो हमेशा फिक्स होगा, दैट इज 24 डेसीमीटर क्यूब। अब ये बात याद रखनी मेरे बच्चों ने, डन हो गया। तो एक मोल में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, मतलब के सेम है, और उनका मोलर वॉल्यूम भी सबका क्या होगा, सेम। शर्त है कि वो गैसेस किस पर पड़ी हो, रूम टेम्परेचर प्रेशर पर पड़ी हो। किस पर पड़ी हो भाई, रूम टेम्परेचर प्रेशर पर। लेकिन यहां आपको एक बात मैं बताता चलूं कि इन गैसेस का चाहे तो किसी भी गैस के यानी मोल यानी 1 मोल में इनके यानी इक्वल्स सॉरी 1 मोल में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हो सकते हैं, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हो सकते हैं मेरे बच्चे, डन। और सेम मोलर वॉल्यूम भी हो सकता है उनका, सेम मोलर वॉल्यूम भी हो सकता है, डन। लेकिन मेरा बेटा मैस डिफरेंट हो सकता है, इनका मैस डिफरेंट हो सकता है। सो मैस कैन बी डिफरेंट। याद रखिएगा, भारी गैस का मैस ज्यादा आएगा और हल्की गैस का जो है वो मैस हल्का आएगा। ये डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कितने हैं, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ द गैस व्हिच इज बीइंग यूज्ड। चलिए जरा पढ़ लेते हैं। लो जी, इट हैज बीन फाउंड दैट 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस ऑक्यूपाई 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर प्रेशर। तो ये हम लोगों ने कर लिया कि 1 मोल ऑफ गैस एट आरटीपी 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम गिरती है, ठीक हो गया। उसके बाद दिस इज कोल्ड कह रहा हूं, दिस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। ये मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन यहां से यहां तक है। सो इट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलर वॉल्यूम। इट इज वर्थ नोटिंग दैट, इसको छोड़ें, यहां से याद रखें कि 1 मोल ऑफ ईच गैस कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मैंने आपको यहां पर पूरा तमहीद बांधकर समझाया। एंड ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम, और ये मोलर वॉल्यूम भी सेम ये ऑक्यूपाई करेंगे एट द सेम टाइम। लेकिन मेरा बच्चा इनके मैसेज डिफरेंट हो सकते हैं, इनके मैसेज डिफरेंट हो सकते हैं। वो क्यों, तो मैंने आपको बता दिया कि इनके जो मैसेज हैं डिपेंड करते हैं साइजेस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस पर। ये याद रखिएगा कि मॉलिक्यूल्स के जो साइजेस हैं, यानी दूसरे लफ्जों में अगर मैं यहां लिख लूं कि इन अदर वर्ड्स जो मॉलिक्यूल के मैसेज जो हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर मैसेज या गैस के मैसेज, डन, प्लस मॉलिक्यूलर जो साइजेस हैं, मॉलिक्यूल के जो साइजेस बड़े या छोटे, दे हैव नो इफेक्ट ऑन व्हाट, ऑन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है कि क्या मॉलिक्यूलर मैसेज और साइजेस ऑफ मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूलर मैसेज या उनके साइजेस का कोई इफेक्ट होता है वॉल्यूम पर, तो आपने कहना जी नहीं, दे हैव नो इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। तो यहां पर आ गया कि जनाब मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस डू नॉट चेंज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय देम, द कांसेप्ट ऑफ मोलर वॉल्यूम इज वेरी मच यूजफुल। अब इसका ये यूज क्या है, तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि मोलर वॉल्यूम का यूज क्या है। तो देख लेते हैं, ये रहा, व्हाट इज द मोलर, नहीं ये नहीं, हाँ ये रहा, हाउ डज द कांसेप्ट ऑफ मोलर वॉल्यूम यूजफुल फॉर अस। तो इसका आंसर ये रहा, द कांसेप्ट ऑफ मोलर वॉल्यूम इज यूजफुल बिकॉज इट एनेबल्स अस टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड मैसेज ऑफ द गैस इफ वी नो देयर वॉल्यूम्स। अगर हम इनका वॉल्यूम पता हो तो हम, यानी दूसरे लफ्जों में पुत्र, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, गैस के मैसेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, अभी आपको करके दिखाते हैं। और इनके वॉल्यूम्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इन तीनों में से किसी एक की भी वैल्यू नोन है तो आप बड़े आराम से बाकी की 2 वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब जनाब जिसको समझ में नहीं आई वो वीडियो रिवर्स करके दोबारा देख ले पूरे का पूरा। लेकिन ये याद रखें कि ये जो सैंपल प्रॉब्लम्स हैं या न्यूमेरिकल्स, अब उसी को पल्ले पड़ेंगे जिसको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने जो बयान किया है ये आता होगा। क्लियर हो गया? नहीं जी, अब हम चलते हैं सैंपल प्रॉब्लम जो कि एग्जाम्पल नंबर 15.1 है। 15.1 चले आए जरा इस सैंपल प्रॉब्लम की लिखते हैं कि ये हमें जो राइटर है वो क्या दे रहा है, गिवन क्या है। नहीं जी, गिवन ये है, वो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। हमें नंबर ऑफ मोल्स जो है ये कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ये हमें कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। अच्छा जी, गैस कौन सी थी हमारे पास, नाइट्रोजन गैस है। When it occupies volume of 2.5 डेसीमीटर क्यूब। ले जनाब, अब हमने लिखना है कि वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाइड है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है 2.5 डेसीमीटर क्यूब, डन।
तो मेरा बच्चों अभी अभी हमने ये पढ़ा था कि 1 मोल शर्त क्या, रूम टेम्परेचर प्रेशर पर मौजूद हो, 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम घेरती है। तो अगर मेरा पुत्र मैं ये लिख लूं कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एट रूम टेम्परेचर प्रेशर ऑक्यूपाइज हाउ मच, 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। ठीक है जी, ऑफ वॉल्यूम। तो अब मेरा पुत्र, मेरा जी चाह रहा है कि मैं वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट कर दूं, 2.5 में। वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट कर दूं भाई, 2.5 में। तो मेरा बच्चा, मुझे पता लग गया कि 1 मोल 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम रखता है। तो अब मुझे वॉल्यूम को चेंज करना है ना पुत्र, वॉल्यूम को। तो मैं क्या करने लगा हूं, मैं दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूंगा। ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 1, इसको ना यूनिटरी मेथड कहते हैं। और यहां तो ऑलरेडी 1 है, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब पुत्र जो चीज यहां पर, अच्छा अब यहां पर वॉल्यूम कैलकुलेट होगा, और ये लेफ्ट हैंड साइड पर इक्वल्स टू के क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स। डन। अब मेरा बच्चा, मैं अगर यहां पर 1 कर दूं, तो आपको पता ना जो चीज राइट हैंड साइड पर अगर मल्टीप्लाई हो रही है वो अगर उधर जाएगी तो उधर जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो यहां रह जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब, और उधर हो जाएगा 1 into 1 डिवाइडेड बाय 24, डिवाइडेड बाय व्हाट, 24। इजी। अब मेरा बच्चा यहां पर मोल आ गए। अब मेरा पुत्र, अगर मैं इसको इसमें लाना चाह रहा हूं, तो जो चीज मैं लेफ्ट हैंड साइड पर करूंगा मुझे वही चीज इधर करनी है राइट हैंड साइड पर। तो चलो जी, मैं वॉल्यूम को चाह रहा हूं कि वो 2.5 डेसीमीटर क्यूब हो जाए। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2.5 से, और यहां भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 24। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 2.5। ले जनाब, ओ यहां पर मोल्स आएगा क्योंकि इस साइड पर हम मोल्स कर रहे हैं। लो जनाब, तो कैलकुलेशन हो गई कि 2.5 डेसीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम नाइट्रोजन का है तो उसके नंबर ऑफ मोल से 2.5 डिवाइडेड बाय 24, तो इसका आंसर निकल आया 0.10 मोल। डन। और 2.5 डेसीमीटर क्यूब। लो जी, तो यहां पर जरा देख लेना, किताब वालों ने लेफ्ट हैंड साइड पर मेरा ख्याल है उन्होंने वो वॉल्यूम रख दिया और राइट हैंड साइड पर मोल रख लिया। तो चूंकि मैंने आपको पीछे, यानी ऊपर ये लोग 1 मोल के हवाले से बता रहे हैं ना, तो मैं कहा आप कंफ्यूज ना हो जाए, तो मैंने वही वाली इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए कि 1 मोल गैस में, तो ये मैंने कैलकुलेशन इसकी कर दी। तो ये थी जनाब क्या, एग्जाम्पल, हाय हाय मेरे स्पेलिंग, हाँ जी, एग्जाम्पल 15.1। तो ये 15.1 का हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो ये सैंपल प्रॉब्लम मेरे बच्चों को समझ में लग गया। ध्यान। अब चलते हैं जनाब एग्जाम्पल नंबर, अच्छा एक और चीज। अब मेरा बेटा, अगर मैं इसको मद्देनजर रखूं, इस चीज को अगर मैं मद्देनजर रखूं, तो मैं बड़े आराम से इसका मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। अच्छा, अब मेरा बेटा ये भी याद रखिएगा कि अगर मैं ये देखूं कि मैंने यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए ये जो मेरे पास ये जो इक्वेशन बन गई है, ये वो बन गई है कि अगर मैं यहां पर मोल्स फाइंड आउट करना चाहूं, तो मोल्स का एक छोटा सा फॉर्मूला लगाया मैंने। 2.5 क्या था पुत्र, 2.5 गिवन वॉल्यूम था। तो ये बन जाएगा गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस। डन। और इसको मैंने डिवाइड कर दिया था मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस से। तो पुत्र इससे मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स जो है वो निकल आए थे। तो अगर मैं इसको मद्देनजर रखते हुए एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं, तो वो फॉर्मूला बन जाएगा कि गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस को आप उसी गैस के मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस से डिवाइड कर दें, तो आपके पास निकल आते हैं नंबर ऑफ मोल्स। आपके पास क्या निकल आते हैं भाई, नंबर ऑफ मोल्स। समझ में लग गई। तो अगर आपने किसी गैस के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हो, तो उसका बड़े आराम से आपने क्या कर देना है भाई, उसका कर देना है ऊपर रख देना है जो भी गैस गिवन हो, यानी कि वॉल्यूम। डन। गिवन वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। यहां पर आर मिसिंग था, तो यहां पर ये लिखा हुआ है, कहता है कि अब ऊपर यूनिटरी मेथड उन्होंने इस्तेमाल किया, और इन दी एंड एक लुब्बे लुबाब ये निकाला कि इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप मेरा बच्चा या तो यूनिटरी मेथड से कर लें, और अगर यूनिटरी मेथड आपको भूल गया है तो सिंपल याद रखें कि जो गिवन वॉल्यूम है आप उसको डिवाइड कर लें किससे, मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस से, जो कि 24 डेसीमीटर क्यूब है एट आरटीपी। क्लियर हो गया। तो ये वाला फॉर्मूला भी हमें निकालना आ गया, ये आपके सामने ही है कि जब मैं ये यूनिटरी मेथड कर रहा था तो नंबर ऑफ मोल्स एक छोटे से फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। जिसको ये वाला मेथड नहीं आता वो ये वाला फॉर्मूला जो है
वो याद रखें, या इसको इधर कर लो, या इसको बुक में ये चीज इधर लिखी और ये चीज इधर लिखी। डन। अब चलते हैं जनाब आगे। नहीं जी, अब है एग्जाम्पल, अब आगे एग्जाम्पल नंबर 15.2। एग्जाम्पल नंबर 15.2। एग्जाम्पल नंबर 15.2 में यहां पर स्टेटमेंट है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ। ले जी, हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस कैलकुलेट करना है। 0.5 मोल्स उसने दे दिए, हमें नंबर ऑफ मोल्स दे दिए हैं। डन। कितना है? 0.5, 0.5 मोल। डन जी। और कह रहा है गैस जो है वो हाइड्रोजन है, गैस H2 है। कहता जनाब एट आरटीपी फाइंड आउट करो। तो मेरा बच्चा अब हम सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। डन। अगर हम इस इक्वेशन को लगाएं तो ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द गैस एट आरटीपी, वॉल्यूम ऑफ गैस यानी जो गिवन वॉल्यूम है, गिवन वॉल्यूम। डन। गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट आरटीपी डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट आरटीपी, ये कह लो। ले जनाब नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं, नहीं नंबर ऑफ मोल्स सॉरी गिवन है। ले जी नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 0.5 इक्वल्स टू वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ गैस हम फाइंड आउट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम सारों को पता है कि ये कितना होता है 24 डेसीमीटर क्यूब। अब मेरा पुत्र जो चीज यहां डिवाइड हो रही है उधर जाकर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इक्वल्स टू क्या निकलाएगा? वॉल्यूम ऑफ गैस। डन। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 0.5 हमारे पास यहां पर आंसर आ रहा है 12 डेसीमीटर क्यूब। लो जी, तो आंसर आ गया 12 डेसीमीटर क्यूब, इसका आंसर है। क्लियर जी? तो ये 12 डेसीमीटर क्यूब इसका आंसर आ गया। ले जनाब अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ले जी अब चलते हैं इसकी तरफ, दैट इज 15.3। ठीक है जी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी एग्जाम्पल 15.3। ये पुत्र वीडियो लंबी बन रही है लेकिन मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आप लोग एक टॉपिक की एक वीडियो देख लें, आपको दूसरी वीडियो ढूंढनी ना पड़े फिर इसकी। ले जनाब अब आ गया जनाब एग्जाम्पल नंबर 15.3। ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 15.3 कहता है कैलकुलेट द वॉल्यूम। ले जी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कैलकुलेट करें, जिसमें वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है। लो अभी हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसका मैस इन ग्राम्स हमें दे दिया है, मैस इन ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड की दे दी गई है और वो है 200 ग्राम्स, 200 ग्राम्स। वो कह रहा है जनाब वॉल्यूम फाइंड आउट करें। तो फिर अगर हम इसी फॉर्मूले को मद्देनजर रखें, इस वाले फॉर्मूले को, डन, तो मैं लिखूंगा कि जनाब ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय व्हाट? मोलर वॉल्यूम। डन मेरा बेटा। तो अब अजीब चक्कर है कि यहां पर वॉल्यूम ऑफ गैस हमें मालूम करना है और हमें ऊपर मैस इन ग्राम्स दे दिया, जो कि इधर जिक्र नहीं है। मैस इन ग्राम्स का जिक्र कहीं नहीं है इस वाले फॉर्मूले में, है ना। मैस इन ग्राम्स के लिए क्या करें? तो ये याद रखें नंबर ऑफ मोल्स का एक अलग से फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल्स का अगर मैं देखूं नंबर ऑफ मोल्स, तो चलो मैं इधर ही कर देता हूं। नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स को कहते हैं मैस इन ग्राम्स ओवर डिवाइडेड बाय मोलर मैस। डन। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का एक और भी तरीका है, अगर मैस इन ग्राम्स दिए गए हो तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए आप मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस करते हैं। क्या करते हैं? मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस। उसके बाद कर लेंगे आप वॉल्यूम ऑफ गैस, और साथ नीचे क्या आ जाएगा? मोलर वॉल्यूम। ठीक है, मोलर वॉल्यूम। अब ये याद रखना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? मैस इन ग्राम्स ओवर मोलर मैस। अब पुत्र मोलर मैस, चलो मैस इन ग्राम्स तो उसने दे दिया हमें, कितना है जी? 200 इक्वल्स टू वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, और मोलर वॉल्यूम सारों को पता है कि ये 24 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो मोलर वॉल्यूम का मुझे पता था 24 डेसीमीटर क्यूब, मैस इन ग्राम्स मुझे डाटा में से मिल गया। अब मोलर मैस कैसे निकालें? तो मेरा बच्चा इसके लिए आप मोलर मैस जानने के लिए एक कार्बन है और 2 अदद ऑक्सीजन है।
तो कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है, और 16 2 टाइम्स है बेटा। तो ये हो जाएगा जनाब 16 2 जार 32, 16 2 जार 32 और 32 प्लस 12 आ जाएगा 44। तो ये इसका मोलर मास है। तो जनाब मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, 44 से। अब मेरे बच्चों वॉल्यूम ऑफ गैस जानने के लिए ये 24 उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा जनाब 200 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 44 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ गैस। डन। तो जब 200 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 44 करोगे पुत्र, तो आंसर आ जाएगा 109 डेसीमीटर क्यूब। आंसर क्या आ जाएगा, 109 डेसीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम ऑफ गैस आपने फाइंड आउट कर लिया। नहीं जनाब ये इसी तरह यहां पर हुआ हुआ है, लेकिन वो नंबर ऑफ मोल्स का वो ये वाला वो फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। डन। तो ये आपके सामने इसका पूरा सॉल्यूशन जो है वो मैंने बयान कर दिया। लो मेरे बच्चों, अब ये मैंने तीनों आपको सैंपल प्रॉब्लम्स करा दी। अब हम चलते हैं आगे जनाब, इसके एमसीक्यूज देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या है। चलिए भाई, ये पहला एमसीक्यू है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 15 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस एट रूम टेम्परेचर प्रेशर। चले जी पहला एमसीक्यू करते हैं कि इसका क्या होगा। चले भाई, यहां पर हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, ठीक है। ये है फर्स्ट एमसीक्यू, फर्स्ट एमसीक्यू। तो यहां पर हमें 15 मोल्स दिए गए हैं। लो जी, नंबर ऑफ मोल्स हमें कितने दिए गए हैं, 15, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स 15 मोल्स दिए गए हैं, और अमोनिया गैस है, गैस अमोनिया है, और एट रूम टेम्परेचर प्रेशर। तो हमें पता है कि किसी भी गैस का 1 मोल में कितने होते हैं, कितना वॉल्यूम होता है, कमॉन, 24 डेसीमीटर क्यूब। तो 1 मोल में मोलर वॉल्यूम होगा, 1 मोल में मोलर वॉल्यूम है। अब यहां पर मोल्स कितने हैं, 15 मोल्स। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 15, तो ये हो जाएगा 15 मोल्स इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई बाय 15, 24 मल्टीप्लाई बाय 15। इसको कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आ जाएगा। नहीं जी, तो ये कैलकुलेटर आ गया। कैलकुलेटर में मैं लिख रहा हूं 24 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये आंसर बना जनाब 360, ठीक है। 360 आंसर आ रहा है। अब यहां पर देखते हैं 3 बिल्कुल है जी, तो इसकी ऑप्शन सी है, इसकी ऑप्शन सी है। मेरा बेटा इसकी वर्किंग यहां लिख लो कि 1 मोल में 24 डेसीमीटर क्यूब है। ये सब बच्चे अपनी अपनी किताबों पर नोट कर लो। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 1 इक्वल्स टू 24 इंटू 15। हाय हाय, हाँ 24 इंटू 15। तो यहां पर जो आंसर है वो आ जाएगा 360 डेसीमीटर क्यूब। डन। ले जी, अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नेचुरल गैस विल बी प्रेजेंट इन अ सिलेंडर इफ वॉल्यूम इज 18 डेसीमीटर क्यूब। लो जी, अब जो अगला है जी एमसीक्यू नंबर 2 जो है, एमसीक्यू नंबर 2, एमसीक्यू नंबर 2 क्या है, वो कह रहा है कि जनाब मोल्स कितने होंगे, मोल्स कितने होंगे अगर वॉल्यूम इतना हो। तो वही चीज आप दोबारा लिखेंगे, क्या भला, कि 1 मोल इक्वल्स टू 24 डेसीमीटर क्यूब है। अब आप चाह रहे हो कि जो वॉल्यूम है वो 24 के बजाय कितना हो जाए, 18 हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स चलो विद 18 कर देते हैं, ठीक है, शॉर्टकट लगाते हैं। नहीं, तो मैं फिर क्या करूंगा, मैं पहले दोनों साइडों को मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा, वो यूनिटरी मेथड, ठीक है। ये हो जाएगा जनाब कितना, 1 मोल, और यहां आ जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब। यार क्या कर जा रहा हूं, चलो खैर, मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 1 करके अब उधर इसको इस साइड पर लेकर जाना है, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 1 मोल डिवाइडेड बाय 24 इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। अब मैं चाहता हूं कि ये कितना हो जाए, 18 डेसीमीटर क्यूब। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 18, जब मैं दोनों साइडों को 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर आ जाएगा जनाब 18 डेसीमीटर क्यूब। डन। अब मैं इसका देखता हूं कि क्या करेंगे। तो ये हो जाएगा जनाब 18 डिवाइडेड बाय 24 इक्वल्स टू 0.75। क्या आंसर है जी, 0.75 मोल्स। डन। समझ आ रही कि नहीं आ रही, यानी कि 1 मोल में कितना था, 24 डेसीमीटर क्यूब। तो मैंने दोनों साइडों को 1 से मल्टीप्लाई करके इसको यहां ले आया,
ये हो जाएगा 1 मोल डिवाइडेड बाय 24, फिर दोनों साइडों को मल्टीप्लाई बाय 18 किया तो आंसर 0.75 निकला। तो जी हाँ, ये रहा इसका आंसर 0.75 मोल। डन। तो ये दो जो पहले एमसीक्यू से ये मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड थे, तो हमने इन दोनों को हल कर लिया है। अब चलते हैं जनाब शॉर्ट क्वेश्चंस की जानिब। कहता है व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट आरटीपी। इसका आंसर लिख लो। आरटीपी पर मोलर वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब होता है। हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोलर वॉल्यूम यूजफुल फॉर अस। तो ये टॉपिक की लास्ट लाइन यहां पर कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चंस का। The concept of molar volume is useful because it enables us to calculate the number of moles, the masses of the gases, if we know their volumes. If we know their volumes. Clear हो गया। और तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है how does the molar volume relate to Avogadro's law। तो ये भी मैंने अपने बच्चों को ड्यूरिंग लेक्चर जो है वो समझा दिया था कि Avogadro's law किस तरह फॉलो करता है। इस तरह कि 1 मोल में हमेशा Avogadro's नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ये 1 मोल में Avogadro's नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और 1 मोल का वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, मोलर वॉल्यूम होगा अगर हम रूम टेम्परेचर प्रेशर देखते हैं। क्लियर हो गया। तो 1 मोल में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड सेम मोलर वॉल्यूम होता है गैसेस का। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो इसी के अंदर मिल जाएगा आपको। यहां पर लिखा होगा ये 1 मोल ऑफ ईच गैस। ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लें। 1 मोल ऑफ ईच गैस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर आप कर लो दैट इज एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज एवोगाड्रोस लॉ, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, एंड ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम एट व्हाट एंड एट द सेम टाइम। डन हो गया। तो यहां तक इसका आंसर होगा कि अगर सेम वॉल्यूम है और सेम, तो मोलर वॉल्यूम के अंदर हमेशा सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तमाम गैसेस के। ले जी, ये पहले 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये मोलर वॉल्यूम के थे, तो हमने ये कर लिए हैं। क्लियर हो गया। अब आ जाए इसका सिर्फ एक ही ये न्यूमेरिकल जो है वो मुझे नजर आ रहा है, ये एक ही न्यूमेरिकल मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4 ग्राम्स, ये मैथ्स इन ग्राम्स दिया गया है, ऑफ CH4 एट रूम टेम्परेचर प्रेशर। चलें जी, अब 15.1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का पहला करते हैं जो कि मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड है। ले मेरा बच्चा, ये है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा ट्रिकी इन्होंने दिया है लेकिन बहुत इजी है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो कहता है कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स, हमें कैलकुलेट करना है। डन, नंबर 1। नंबर 2 हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस। और नंबर 3 पर हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये कैलकुलेट करना है। और सिर्फ हमें एक चीज दे दी गई है और वो है मैस इन ग्राम्स, और वो कितना है जनाब, 4.0 ग्राम्स। अब मेरा बच्चा इसके 3 स्टेप्स हैं। चले आए जी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने एग्जांपल्स के दौरान आपको बताया था। तो ये स्टेप 1 मैं करने लगा हूं, स्टेप 1। और स्टेप 1 में मैं सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करूंगा। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है, ये है गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो ये तो बड़ा इजी है। डन। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मेरा बच्चा गिवन मैस कितना है, 4 ग्राम्स। अच्छा, मोलर मैस कितना है। अब मोलर मैस, इसमें जो गैस है वो है CH4। गैस कौन सी है, CH4। तो आओ फिर CH4 का मोलर मैस निकाल लेते हैं। 1 अदद कार्बन, 4 अदद हाइड्रोजन। तो कार्बन है जी 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर हो जाएगा 16। क्या आंसर आ जाएगा बेटा, 12 प्लस 4 16। तो 16 ग्राम इसका मोलर मैस आ गया। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 16। अब मैं आंसर निकाल लेता हूं। तो आंसर आ रहा है जनाब 4 डिवाइडेड बाय 16। तो ये इक्वल्स टू दबाया तो आंसर आ जाएगा 0.25। तो इसका आंसर है जी 0.25 मोल्स। तो ये पहली चीज तो हो गई हमारी कि हमने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड आउट कर लिए हैं। अब आ जाओ इसका वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है। तो मेरा पुत्र बड़ा इजी है। हमने एक और रिलेशनशिप पढ़ा था कि हमेशा 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम कितना होगा, 24 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, एट आरटीपी। तो यहां लिखा भी हुआ है जनाब एट आरटीपी, तो ठीक है जनाब, एट आरटीपी हम लगा लेते हैं। अब मेरा बच्चा, मेरे पास मोल्स कितने हैं, 0.25। तो मैं दोनों जगह अगर 0.25 से मल्टीप्लाई कर दूं, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1 मोल इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा, 0.25।
चले आए भी, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 0.25 को 24 से, तो मेरे पास आंसर निकल रहा है 6। तो पता ये लगा कि इसका 6 डेसीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम था। डन हो गया। तो 0.25 मोल्स ऑफ मीथेन में 6 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम था ऑफ मीथेन गैस। और अब आ जाओ थर्ड, जो थर्ड स्टेप है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब उधर एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक किसी भी चीज के 1 मोल में, अच्छा ये हो गया स्टेप 2, तो ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 आ गया, और अब मैं कर रहा हूं ये रहा स्टेप 3। ले जी, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस में हमेशा 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब ये मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है ना मीथेन, तो मैं यहां पर मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूं, तो ये आ गया मॉलिक्यूल्स। चलो जी, अब अगर नंबर ऑफ मोल्स 0.25 है तो यहां पर मैंने दे दिया 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1 मोल इक्वल्स टू 0.25 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23, क्या आ जाएंगे? मॉलिक्यूल्स। तो जनाब अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 6.02, तो आंसर निकला है जी 1.505 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स इज दी आंसर। तो इस तरीके से हमने ये सारा हल कर लिया। 0.25 मोल्स ऑफ मीथेन, ठीक है जी, ऑफ मीथेन। उम्मीद करता हूं मैंने आपको बोर नहीं किया, खासी लंबी वीडियो बन गई, लेकिन बेटा अच्छा हो गया कि पूरा हमने मोलर वॉल्यूम एक वीडियो में कैद कर लिया, ठीक है। तो अब ये बन रही है कोई 1 घंटे की, मतलब कि अगर मैं आधे घंटे के नॉर्मल एकेडमी में आपको पता है आप इंसान 15 से 20 मिनट पढ़ा पाता है, यानी कि इंसान 25 मिनट तक पढ़ा सकता है, तो ये 3 लेक्चर्स का काम था जो मैंने अपने बच्चों को करवा दिया है, ठीक है भाई। तो अब मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में इस चैप्टर की, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर बात होगी, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, फिर इसकी सैंपल प्रॉब्लम्स भी कर लेंगे, इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज भी कर लेंगे, इसी से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इसके साथ ही अफजल को इजाजत दीजिए, और अगर आप जानना चाहते हैं कि परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं तो देखना ना भूलिएगा प्यारे अफजल का अगला एपिसोड। बहुत शुक्रिया आप सबका, अल्लाह हाफिज।